हाय, मैं धीरेन्द्र कुमार राज स्टडी पॉइंट 05 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को इतिहास का एक परिचय कराऊंगा और इसमें मैं इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए जानते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास। इतिहास क्या है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इतिहास जो है ना, ये दो शब्दों से मिलके बना है। इति धन हास। इति धन हास। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है। इति का अर्थ होता है ऐसा, ऐसा। और हास का अर्थ होता है घटित होना, घटित होना। अर्थात कि अब ये इसका मतलब निकल गया कि इतिहास हमें बताता है कि हमारे पहले ऐसा घटित हो चुका है जिसकी जानकारी हमें मिलती है, वह इतिहास कहलाता है। तो ऐसी जानकारी जानने के लिए, जानकारियाँ जानने के लिए हमें, देखिए इतिहास को हम सबसे पहले 3 भागों में बांटेंगे। एक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, देखिए पहला हमारा क्या है, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आदिऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का मतलब वह समय होता है जब मानव को पढ़ने लिखने का कोई भी ज्ञान नहीं था। अर्थात मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। पढ़ना लिखना मानव नहीं जानता था, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। दूसरा होता है आदिऐतिहासिक काल। अब आदिऐतिहासिक काल क्या होता है, मानव पढ़ना लिखना जानता था, पढ़ना लिखना मानव जानता था, लेकिन क्या हुआ, वह किस भाषा में लिखा है, उसकी लिपि क्या थी, ये हम नहीं समझ पाए हैं। तो उस काल को, अर्थात कि मानव जब पढ़ना लिखना जानता है तो उसने जो लिखा हुआ है उस भाषा को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वह क्या लिखा है, तो वह काल जो है आदिऐतिहासिक काल कहा जाता है। और तीसरा होता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब जब मानव के लिखित विवरण मिले और जिन्हें हम समझ सके, जान सके, पढ़ सकें किसका मतलब यह लिखा गया है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है, मैंने आपको बताया। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। और इस प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। देख रहे हैं, पहला है पुरापाषाण काल। इसका जो सन है, यह अज्ञात काल। अज्ञात काल अर्थात कि जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। देख रहे हैं, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक और 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पे एक चीज़ ये मानिएगा, सबसे पहले देखिए इतिहास में जो ये जो सन दिया होता है, यह सन एक्यूरेट मत मानिएगा। अलग अलग किताबों में आप देखेंगे कि अलग अलग दिया हुआ है, तो बाद में आपको लगा कि नहीं इस किताब में तो अलग है, आपने कुछ अलग बताया था। तो इससे कोई भी सन होता है, इतिहासकार अपने मन से एक अंदाज दिया है कि इससे लगभग इतना हो सकता है। एक्यूरेट किसी सन को मत मानिए, क्योंकि कोई भी इतिहासकार वहाँ गया नहीं है, ना तो उसे देखा है, इसलिए एक्यूरेट सन कुछ भी नहीं है। हाँ, लगभग एक बताया गया है कि अज्ञात काल से लेके 8000 ईसा पूर्व, 8000 से लेके 4000 तक और 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको ये ईसा पूर्व लिखा गया है, तो यहाँ पे भी समझना है
इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीसी। ईसा पूर्व को ही अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, ईसा पूर्व। तो अब देखिए क्या होता है, ये ईसा पूर्व क्या होता है, आपको हो सकता है न पता हो। तो ये देखिए कि आपको यहाँ लगा 8,000 8,000 4,000, तो उल्टी गिनती आ रही है। जैसे आपने देखा होगा तो ये होता है 100 99 98 97। तो इस तरह से ईसा पूर्व में जो है उल्टा ही चलता है। ये ईसा पूर्व है क्या, आपको बता दें। देखिए ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो इसलिए उसको ईसा पूर्व कहा गया है। और उनके जन्म के बाद जो होता है उसे ईस्वी कहा जाता है। जैसे जो आप देख रहे हैं आज प्रेजेंट टाइम में 2020 चल रहा है, तो उसके बाद 21 आएगा, और ये देख रहे हैं इसमें जो है कि सीधा ऊपर से नीचे चला आ रहा है। तो ये ईसा पूर्व है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाषाण काल। देखिए देख रहे हैं आप पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है, तो पाषाण होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, अर्थात कि पत्थरों का समय, पूरा पाषाण काल मतलब पत्थर के पहले का समय, जब मानव कदराओं में अर्थात गुफाओं में रहता था, पेड़ों की डालों पर रहता था, ऐसे समय को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल में ही मानव ने आग का खोज कर लिया था। आग की जो खोज हुई थी वह पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन मानव आग का उपयोग कैसे करेगा वो इसे मालूम नहीं था। इसके बाद 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व में इसमें मानव का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ। मानव का सबसे ज़्यादा विकास, हाँ इसमें एक हुआ था, देखिए थोड़ा सा विकास हुआ है कि मानव बचने के लिए यहाँ तो पत्थर के जो औजार बनाते थे, किसी भी तरह के पत्थर के नुकीले औजार बना दिए जाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पत्थर की कोई साइज़ नहीं थी, बड़े बड़े पत्थर कैसे बने, तो ये हथियार बना के प्रयोग अपनी, और पत्थर के जो हथियार बनाते थे अपनी रक्षा के लिए, जानवरों से, खतरनाक जानवरों से बचने के लिए और जानवरों का शिकार करने के लिए आदि। और इस समय में मानव करता क्या था, वह कच्चे यानी कि कच्चे मांस खाता था जानवरों का, और मानव नंगा रहता था, अभी तक उसे कुछ ज्ञान नहीं है, और वो पेड़ों पे रहता था, जानवरों की भांति रहता था, वह जानवरों की तरह दिखता भी था, आज के मानव की तरह नहीं है। यह पूरा पाषाण काल में। अब जो मध्य पाषाण काल में आया तो यहाँ पे हुआ ये कि मानव जो पत्थर के जो हथियार बनाता था, जो औजार अपना बनाता था, वह छोटा और छोटा बनाने लगा। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल क्या होता है, मानव का जितना विकास हुआ अधिकतर विकास आपका नवपाषाण काल में हुआ। अब मानव विकास करना सीख रहा है। मानव ने यहाँ तक चाक की बात की जा रही है। चाक वह जिस पे मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उसे चाक कहा जाता है। चाक का आविष्कार हुआ और पहिए का आविष्कार हुआ। मानव नदियों के किनारे बसा, स्थायी निवास हो गया। अभी तक निवास यहाँ पे जो आपका पूरा पाषाण काल है इसमें मानव का निवास नहीं था, मतलब निवास था अस्थायी था, कभी आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ इस तरह से। लेकिन नवपाषाण काल में सब चेंज हो गया, इसमें मानव का जो निवास हो गया वो अस्थायी हो गया। ये नदियों के किनारे बसने लगे। यहाँ पे जो अन्य जो भोजन ये लोग बीन बटोर कर खाते थे, कच्चे मांस का खाते थे, अब यहाँ ये लोग खेती करने लगे, घर बनाने लगे। यहाँ जो कदराओं में रहते थे या गुफाओं में, या तो पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर डालों पर, अब यहाँ मानव गुफाओं को घर की तरह बनाया और घर भी बनाया, घर बना के रहने लगा, खेती करने लगा।
पहिए का आविष्कार कर लिया। और जो आग का आविष्कार मानव ने पुरापाषाण काल में किया था, अब उस आग का प्रयोग करना यह नवपाषाण काल में सीख गया। आग का प्रयोग कैसे करता था? जैसे कि वह कच्चे चीज़ को भूनकर, मांस यहाँ कच्चा खाता था लेकिन यहाँ पे भूनकर खाने लगा। अपने उससे जानवरों को डरवाने लगा जिससे जानवर डर के भाग जाएं, और प्रकाश करने लगा। इन सब चीज़ों के लिए मानव आग का प्रयोग करता था। अब देखिए, अब हम देखते हैं, इसमें ये तो हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल। अब हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ से मानव का विकास शुरू हो चुका है। नवपाषाण काल से ही मानव काफ़ी तेज़ी से साथ विकास करना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल में ही मानव ने अगर किसी जंतु को पालतू बनाया तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, और कोई हथियार भी बनाया था तो नवपाषाण काल में ही सबसे पहले मानव ने हथियार बनाया था। जो हथियार किस चीज़ का था? पत्थर का था। और क्या था? वह कुल्हाड़ी थी। अब हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल में आद्य ऐतिहासिक काल, आपको आद्य ऐतिहासिक काल दिखाई दे रहा है? तो ये देखिए, ये है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ से ऐसे ये आ गया ऐसे, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हम किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल? क्योंकि सिंधु की घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जिस लिपि में यह लिखा गया है अक्षर में, वह आज तक नहीं पढ़ी गई। और सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ज़्यादा विकास, यहाँ पे मानव बहुत ज़्यादा विकास कर चुका था। यहाँ तक नवपाषाण काल में हमने आपको एक चीज़ नहीं बताया, तांबे की खोज हो चुकी थी। मानव ने तांबा का और तांबे का हथियार भी बनाया था। देखिए, इसे तांबे का खोज कहा गया है। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा नवपाषाण काल को। और अब इस समय के काल को कांस्य युग भी कहा जाता है। कांस्य युग, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे कांस्य युग कहा जाता है, क्योंकि मानव इस समय कांसे का भी खोज कर लिया था, कांसा कैसे बनाया जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मानव का जानते हैं बहुत ढेर सारा विकास हुआ। जो आज के मानव जो चीज़ देख रहे हैं उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे कि आप देख रहे हैं चक्रोट या रोड की बात, चौराहा, ये सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से ही है। नाली सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से ही है। जो आज आप ब्यूटी पार्लर देख रहे हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाए गए हैं। मकान का जो भी डिजाइन था, कैसे नाली पानी बहना चाहिए, कहाँ स्नान घर होना चाहिए, और सारी चीज़ें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में, अर्थात कहा जाए आज के मानव से जैसा विकास कर चुका था सिंधु घाटी सभ्यता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए हमारा क्या है, अब आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल जो है ये दो भागों में बटा। यहाँ पे हो गया हमारा वैदिक सभ्यता, और नीचे जाएगा तो अभी आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता में जब हम देखेंगे तो वैदिक सभ्यता जो है, सबसे पहले वैदिक सभ्यता देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता क्या है, इसकी जो तिथि निर्धारित की गई है, इसका है, देख रहे हैं, 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब 1500 से 600 ईसा पूर्व, तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? एक हो गया ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो हो गया उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग्वैदिक काल को क्या इसी समय में, अर्थात जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, इसी समय में ऋग्वैदिक काल से कहा, क्योंकि इसी समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, आज जो आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था चल रही है, वह वर्ण व्यवस्था इस समय भी था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित नहीं था, यह वर्ण व्यवस्था कर्मों पर आधारित था। एक ही घर में एक ही माँ के 4 बेटे 4 वर्ण के कहे जाते थे। अगर वो जो कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, वह उस कार्य का
यानी उस वर्ण का हो गया। जैसे ब्राह्मण, यहाँ पे अगर कहा जाए एक माँ के 4 पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, यदि एक व्यक्ति विद्या पाठ ज्ञान का कार्य कर रहा है तो वह ब्राह्मण कहलाया, ब्राह्मण। और दूसरा पुत्र उसका लड़ने का काम कर रहा है तो वह क्षत्रिय कहलाया। और तीसरा यदि व्यापार का काम कर रहा है तो वह वैश्य कहलाया। चौथा यदि वह लोगों की सेवा कर रहा है तो वह जो है शूद्र कहलाया। तो जाति व्यवस्था जो आई या वर्ण व्यवस्था तो कहा जाए ये ऋग्वैदिक काल से ही चली आई थी, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न थी, यह कर्मों पर आधारित थी। और वर्तमान में आप देख रहे हैं परिवर्तन भी हो रहा है, जिस प्रकार से अब जो लोग जो कार्य कर रहे हैं, कोई भी हो, यदि जिस पेशे को अपना लिया आप लोग उसे वही कहते हैं। अब तो आपको संशय होगा कि आखिर में ये जन्म पे आधारित क्यों, कब हुआ, कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि वैदिक काल में आता है 1000 से 600 BC ईसा पूर्व। तो 600 BC ईसा पूर्व में होता क्या है, यहाँ पे ढेर सारी कुरीतियाँ आ गई, कुरीतियों ने घेर लिया। विडम्बनाएं कहा जाए कि यहाँ से शुरू हो गई, जितनी विडम्बना आडम्बना थी सब यहीं से शुरू हो रही, उत्तर वैदिक काल से। यहाँ जो आपकी वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, सब जन्म पर आधारित कर दिया गया। तो यहाँ से हम देखते हैं, और एक चीज़ बता दें, यहाँ पे ही अब देखिए, यहाँ पे तांबा हुआ, कांसा हुआ, तांबा कांसा, यहाँ पे लोहा की खोज हुई है। उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 या 800 ईसा पूर्व के दौरान लोहा की खोज हुई है। और लोहा को उसमें जब खोज हुई तो कहा क्या गया, श्याम अयस्क कहा गया, श्याम अयस्क, श्याम अयस्क कहा गया। तो जानते रहिए, ये तो मैं आपको इसका शार्ट परिचय क्यों लिख दे रहा हूँ, बाकी इसके बारे में फिर विधिवत बताया जाएगा। चलिए अब हम क्या देखते हैं, देखिए उसके बाद अब आते हैं हम ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक काल में जब हम आते हैं तो ऐतिहासिक काल को यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया। आप देख रहे हैं 4 भागों में, कौन कौन, ये है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और फिर ये तो आधुनिक विश्व है, आधुनिक भारत है। देखिए आधुनिक भारत, आधुनिक विश्व। तो यहाँ से देखिए जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, मगध का जो उत्पत्ति होती है वह यहीं से होती है। और फिर 712 कहा जाए तो अरबों का जो आक्रमण होता है वहाँ से। तो सन का हमने बताया आपको, सन में आपको समस्या मतलब देखने के लिए मिलती है, किसी किसी बुक में अलग अलग दिया रहता है, कहीं कहीं हम देखते हैं। तो जो आपका प्राचीन इतिहास है वहाँ से जब सल्तनत काल स्टार्ट होता है उससे पहले से, या तो कह दिया जाए कि 1206 से या 1191 से, जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तब से लेकर। तो जगह जगह हमने कहा ना, किताबों में थोड़ा अपना अपना विद्वानों का अलग अलग विचार है। तो लगभग हम यहाँ पे ले लेते हैं 712 से, तो ले लेते हैं जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया, यानी अरबों का आक्रमण हुआ, तब से लेकर, और 1707, ये मध्यकालीन 1707 अर्थात कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब तक। और उसके बाद से जो उसके नए उत्तराधिकारी आए, इसे हम उत्तर मुगल काल कहा जाता है, वहाँ से लेकर आपका 1964, यानी कि अब आप प्रेजेंट टाइम तक भी ले सकते हैं, वह आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आ सकता है। इसी प्रकार से भारत का आधुनिक इतिहास ये विश्व का जो 14वीं शताब्दी से आता है। तो अब हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास को भी कई पार्टों में बांटा गया है। देखिए प्राचीन इतिहास में अब इसी समय महात्मा बुद्ध का जन्म भी होगा। वैदिक काल का अंत होता है तो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, महावीर स्वामी जी का जन्म होता है, तमाम ऐसे दार्शनिक थे
क्योंकि हमने बताया कि जितनी कृतियाँ विडम्बनाएँ थी, सारी कृतियाँ और विडम्बनाएँ उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई थी। उन्हीं का अंत करने के लिए, उसी को में संशोधन करने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोग। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, प्राचीन इतिहास में अगर हम देखते हैं तो ये कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए महाजनपद, महाजनपद जो 6वीं ईसा पूर्व में है। उसके बाद फिर है मगध साम्राज्य जो 600 से 300 ईसा पूर्व। फिर मौर्य साम्राज्य 323 से 184 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य एवं संगम काल, चेर पांड्य चेल। उसके बाद मौर्योत्तर जो मौर्य के बाद आए। फिर गुप्त हो गया, गुप्त के बाद कौन सा आ गया, हर्षवर्धन। अब देखिए इसी तरह से मध्यकालीन, मध्यकालीन की बात लेते हैं, आप देख रहे हैं। तो मध्यकालीन जो होता है कब से बटा हुआ, मध्यकालीन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन। अब पूर्व मध्यकालीन में क्या है, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। उत्तर भारत में देखिएगा, उत्तर भारत में देखेंगे तो राजपूत, पाल, गुर्जर प्रतिहार। और दक्कन में देखेंगे तो चालुक्य वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में देखेंगे तो चेर पांड्य, चोल, शाही। और उत्तर अगर आप इसी को देखते हैं, देखिए उत्तर मध्यकालीन में 12वीं से 18वीं शताब्दी तक तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत का अंत किसने किया, चौहान वंश का अंत दिल्ली सल्तनत ने किया था। उसके बाद फिर कौन होता है, मुगल वंश आता है। मुगल दक्कन में क्या है, विजयनगर है, विजयनगर बहमनी। और दक्षिण में चेर, देवगिरी, वांगल के काकती वंश, देवगिरी के यादव और द्वार समुद्र के होयसल। अब हम देखते हैं, देखिए ये तो हो गया हमारा मध्य। अब हम आधुनिक देखेंगे। देखिए आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में हमने आपको बताया है। देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आधुनिक भारत में देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और कौन कैसे कैसे आया है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। ये आने का, आगमन का है, लेकिन कंपनी स्थापित हुई है, मैंने आपको बताया था। पुर्तगाली था, अंग्रेज था, डच था, फिर फ्रेंच था, ध्यान रखिएगा ये। और मुग़ल साम्राज्य का विघटन, विघटन होकर नए नए राज्य बनते हैं, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक। उसके बाद अंग्रेज़ों की भारत पर विजय, कर्नाटका का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, मैसूर का युद्ध होगा, मराठा संघ की समाप्ति होगी, पंजाब का अधिकरण होगा। ये सब आपको आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। अभी हमने आपको आधुनिक इतिहास में पढ़ाया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन और मुगल साम्राज्य का विघटन पढ़ाया है। विघटन में अभी आपको अब हम पढ़ाएंगे इसमें जो पढ़ा रहे थे, बंगाल का नवाब, फिर अवध, फिर बंगाल, फिर ये चलेगा, फिर से यहाँ से भी आएगा। अब देखिए यहाँ से आने के बाद ये जो अंग्रेज है, अंग्रेज़ों की विजय, अंग्रेज़ों की विजय देख रहे हैं। अब अंग्रेज़ों की विजय जब हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या आ रहा है। देखिए अंग्रेज़ों की विजय में आप देख रहे हैं यहाँ से ये आ गया अंग्रेज़ों की विजय से, तो दास्ता का बंधन, राष्ट्रवादी जागरण, अर्थात कि अंग्रेज़ों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण। प्रतिक्रिया इसकी हुई 1857 में, मुक्ति का संग्राम जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और राष्ट्रवादी जागरण में आपका ये सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं हमारे समाज में, हमारे धर्म में बहुत ढेर सारी कृतियाँ आज भी है। जब आज इतना सब कुछ होने के बाद इतनी ढेर सारी हैं हमारे समाज और धर्म में, तो उस समय कितनी रही होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। सती प्रथा जैसे कृत्य हुआ करते थे हमारे यहाँ, नर बलि प्रथा हुआ करती थी। और आज आप देख रहे हैं धर्मों में भी जो है तमाम ढेर सारी कृतियाँ हैं। तो उस समय कितनी थी। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये ह्यूम द्वारा किया गया 1885 में।
और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। और कांग्रेस, आपको पता है कांग्रेस की स्थापना के बाद 2 दल में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस के गरम दल में आप कह सकते हैं बीपीएल अर्थात कि बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये गरम दल के नेता थे। नरम दल, गरम दल, कांग्रेसी आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन, और उसके बाद आ जाएगा स्वतंत्रता में तत्कालीन समस्याओं का सामना। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में जो समस्याएं थी, क्या क्या समस्याएं आई, क्योंकि जब देश अलग हुआ तो 2 भागों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो भाई तमाम वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बसाना, शरणार्थी की समस्या, यहाँ के लोगों को वहाँ भेजना, तमाम लोगों को रोज़गार देना। एक तो अंग्रेज़ सारा सब कुछ लूट के ले गए थे, देश में नई नई चीज़ों का खुद उत्पाद करना, तो ये फैक्ट्री की स्थापना करना, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। तत्कालीन समस्याओं का समाधान, आर्थिक प्रगति की ओर, विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसमें आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व देख लेते हैं। आधुनिक विश्व में क्या है आपका 14वीं से 16वीं शताब्दी पुनर्जागरण। आधुनिक देखिए 14वीं शताब्दी पुनर्जागरण, आधुनिक विश्व का इतिहास, प्रस्थान बिंदु, धर्म सुधार आंदोलन। आप ही के धर्म में नहीं, जितने भी धर्म थे सभी धर्मों में कुरीतियाँ व्याप्त थी और हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें विडंबनाएं ना हो। इसी तरह से धर्म सुधार आंदोलन विदेश वहाँ भी चला था, यूरोप में चला हुआ था, ईसाई धर्म के मध्यकालीन, क्योंकि ईसाई धर्म भी 2 भागों में बटा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। फिर उसके बाद भौगोलिक खोज का अभियान चला, नवीन देशों को जलमार्ग से खोज हुई। नवीन देश में आपका ले लीजिए, भारत की खोज हो गई थी, अमेरिका की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, तमाम ऐसे जो है कि देशों की खोज हुई। अब यहाँ देखिए 1750 से 19 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड के साथ जो कपड़ा पहले जो है कि अंग्रेज लोग करते क्या थे, हमारे यहाँ से सूती कपड़े, हाथ से बने हुए कपड़े ले जाते थे, लेकिन औद्योगिक मशीनों का आविष्कार हो गया तो वो कपड़ा खुद ढेर सारी मात्रा में बना के हमारे यहाँ सेल करने लगे, और हमारे यहाँ के लोग क्या हो गए, इस प्रकार से बेरोजगार हो गए थे। ये औद्योगिक क्रांति का परिणाम ही था। फिर अमेरिका में क्रांति हुई, जो विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना हुई। अब गणतंत्र की बात, अगर संविधान की बात कर दिया जाए तो सबसे पहले विश्व में अमेरिका में ही हुआ था, अमेरिका ही गणतंत्र हुआ था। फिर उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसमें मानवाधिकार की बात कही गई, जो आपका समता समानता की बात कही गई है, आपके प्रस्तावना में है, संविधान में, वह फ्रांस से ही लिया गया है। नेक्स्ट फिर आपका कहते हैं 19वीं शताब्दी से 1950 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला हुआ है। और उसके बाद, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का आप जान रहे हैं, हिटलर, दोनों विश्व युद्ध हिटलर ही लड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो देख रहे हैं यहाँ पे रूस की क्रांति हुई। फिर उसके बाद 2 विश्व युद्धों का यूरोप में, वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय जर्मनी में, फांसीवाद का इटली में, और स्पेन का गृह युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद शांति की स्थापना हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।